दोस्तों का हमारे लॉ क्विज एंड टेक्निकल नॉलेज के चैनल पर स्वागत है। अभी हम लोगों का सेशन चल रहा है आरपीएफ रूल 72 एग्ज़ाम के बेस पे। जो भी वीडियो हम बना रहे हैं आप सभी लोग कमेंट्स भी कर रहे हैं। दोस्तों हमारी कोशिश यही रहती है कि हम 20 प्रश्न 25 प्रश्न या 50 प्रश्न का सेट बनाऊं, लेकिन समय थोड़ा सा कम मिलता है, हमें समय का अभाव है। दोस्तों ये विभागीय परीक्षा रूल 72 के तहत बनाए गए 10-10 इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस के वीडियो हैं। आप अधिक से अधिक इन वीडियोज़ को देखें, हो सके तो अपने नोटबुक में इसे नोट करें और नोट से भी तैयारी कर सकते हैं आप लोग, और वीडियो के माध्यम से भी, क्योंकि वीडियो के माध्यम से अच्छी तैयारी हो जाती है। वीडियो देखने से और नोटबुक पढ़ने से दोनों में अंतर आ जाता है। आरपीएफ रूल 72 फॉर मोस्ट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है ये। यदि आप अदर जुडिशियल एग्ज़ाम दे रहे हैं तो उसके लिए भी आपके लिए ये बेनिफिट होगा। अंडर ट्रेनिंग पर्सन भी हैं, जो लोग ट्रेनिंग कर रहे हैं उनके लिए भी, जो ट्रेनिंग में हैं अभी, इनकी भी इंडोर एग्ज़ाम परीक्षा होती है, वो भी इस वीडियो के माध्यम से एग्ज़ाम में अच्छे नंबर ला सकते हैं। चलते हैं दोस्तों, इसमें देखते हैं सेट नंबर 20 है ये 19 सेट। यदि आप हमारे चैनल पे हैं तो आप हमारे चैनल के प्लेलिस्ट पे जाएंगे, प्लेलिस्ट में आपको सारे सेट मिल जाएंगे। आरपीएफ रूल 72 सेट के नाम से प्लेलिस्ट में हमने सेव कर दिया है। इसमें हम ज़्यादातर एक्टों को इंक्लूड करते हैं, जैसे आरपीएफ एक्ट हो गया, रेलवे एक्ट हो गया, आरपीयूपी एक्ट हो गया, आईपीसी हो गया, एटीसी। चलते हैं दोस्तों प्रश्न की तरफ। प्रश्न संख्या 1 है दोस्तों, जमा तलाशी में प्राप्त व्यक्तिगत सामान को रेशुबब पंजिका में प्रविष्टि की जाएगी। पर्सनल आइटम्स फाउंड इन डिपॉजिट सर्च विल बी एंट्रेड इन आरपीएफ पंजिका स्पेस। ऑप्शन देखते हैं दोस्तों, आरपीएफ /C 21, आरपीएफ /C 43, आरपीएफ /C 28 और लास्ट ऑप्शन है नॉन, यानी से इनमें से कोई नहीं। दोस्तों आरपीएफ 21 में न्यायालय में विचाराधीन रेल अधिनियम संबंधित पंजिका है ये। जो भी न्यायालय में विचाराधीन मुकदमे होते हैं रेल अधिनियम के अंतर्गत वाले मुकदमे, उनकी इस पंजिका में एंट्री की जाती है। जबकि वो चीज़ पूछ नहीं रहा है, जमा तलाशी से संबंधित पूछ रहा है। किसी व्यक्ति को जब गिरफ्तार किया जाता है तो व्यक्तिगत जमा तलाशी होती है, तो उसके बारे में पूछ रहा है। तो ये किस रजिस्टर में मेंटेन करते हैं, तो इसका सही उत्तर होगा दोस्तों दूसरा ऑप्शन RPF-C 43। इसे सही कर देंगे। और RPF-C 28 में है जघन्य अपराध पंजिका से संबंधित ये पंजिका है। चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रश्न संख्या 2। ये आईपीसी से क्वेश्चन है। सरकारी कर्मचारी की परिभाषा आईपीसी की किस धारा में है। दोस्तों हम लोग सरकारी कर्मचारी हैं, सरकारी सेवक हैं, तो इसी की परिभाषा पूछ रहा है कि इसकी परिभाषा आईपीसी। दोस्तों पेपर को हल करते समय जब आप सीबीटी एग्ज़ाम देंगे तो उसमें एक ध्यान देने वाली बात यह है कि आप क्वेश्चन को ध्यानपूर्वक पढ़ें। ज़्यादा टाइम भी वेस्ट नहीं करना है और क्वेश्चन को ध्यानपूर्वक पढ़ना भी है, क्योंकि कई चीज़ें ऐसे, कई वर्ड्स ऐसे होते हैं जिनकी परिभाषाएं आईपीसी में भी मिल जाएगी, सीआरपीसी में भी मिल जाएगी। तो इसलिए जल्दबाजी में आप गलत न कर बैठें। यहाँ पूछ रहा है कि सरकारी कर्मचारी की परिभाषा आईपीसी की किस धारा में है। डेफिनेशन ऑफ गवर्नमेंट सर्वेंट इन विच सेक्शन ऑफ आईपीसी। दोस्तों ऑप्शन है सेक्शन 21 धारा 21, सेक्शन 18 धारा 18, सेक्शन 17 धारा 17, सेक्शन 14 धारा 14। दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा सेक्शन 14 यानी कि धारा 14। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। आईपीसी की धारा 146 यानी कि 146 में दिया गया है डेफिनेशन ऑफ गवर्नमेंट सर्वेंट इन विच सेक्शन ऑफ आईपीसी। दोस्तों ऑप्शन देखते हैं, बलवा की परिभाषा, और दूसरा ऑप्शन है बलवा करने का दंड, और तीसरा ऑप्शन है अवैध जमाव का दंड, और चौथा लास्ट ऑप्शन है अवैध जमाव की परिभाषा। दोस्तों इसका सही उत्तर ऑप्शन 1 हो जाएगा। ऑप्शन 1 पे ट्रिक कर देंगे। बलवा की परिभाषा आईपीसी की धारा 146 में दी गई है। प्रश्न संख्या 4 है दोस्तों, रेलवे एक्ट की धारा 147 में कितनी सज़ा का प्रावधान है। सेक्शन 147 of the Railway Act provides
फॉर हाउ मच पनिशमेंट। ऑप्शन देखते हैं 6 महीने का कारावास या 500 जुर्माना या दोनों, 6 months इम्प्रिजनमेंट और ₹500 फाइन और बोथ। दूसरा ऑप्शन देखते हैं 1 महीने का कारावास या ₹500 जुर्माना या दोनों, 6 month इम्प्रिजनमेंट और ₹500 फाइन और बोथ। और तीसरा ऑप्शन है 3 महीने का कारावास या ₹500 जुर्माना। दोस्तों, रेलवे एक्ट की धारा 147 में जितनी सज़ा है, एक ट्रिकली अपने माइंड में इसे बैठा लीजिए कि 147 में जो सज़ा है वही सज़ा, सेम सज़ा रेलवे एक्ट की धारा 137 में भी है। तो ये दोनों चीज़ एक ही है। आपको यदि 147 की सज़ा याद है तो आप 137 की भी ये मान के चलिए हमें याद है। तो दोस्तों, यहाँ पूछ रहा है कि 147 में कितनी सज़ा है। तो अब तक तो आपने गेस कर लिया होगा कि 147 में, यदि आप 137 की सज़ा जानते हैं तो 147 की सज़ा के बारे में भी जान गए होंगे। दोस्तों, इसका सही उत्तर होगा 6 महीने का कारावास या 500 जुर्माना या दोनों। दोस्तों, चलते हैं अगले प्रश्न पे। प्रश्न संख्या 5 है, LHB कोच का निर्माण किस देश ने किया? किस देश ने किया? तो यहाँ पे किस देश ने किया, 2 बार टाइप हो गया है, इसके लिए सॉरी। विच कंट्री बिल्ट द LHB कोच? ऑप्शन 1 है रूस, ऑप्शन 2 जापान, ऑप्शन 3 जर्मनी, ऑप्शन 4 है नेपाल। दोस्तों, इसका सही उत्तर होगा जर्मनी। दोस्तों, चलते हैं अगले प्रश्न पे। LHB कोच के बारे में पूर्ण विवरण हम किसी अगले वीडियो में बताएंगे, इनसे हम बहुत सारे क्वेश्चन भी डालेंगे। चलते हैं अगले प्रश्न पे। प्रश्न संख्या 6। दोस्तों, RPUP एक्ट 1966 में बल सदस्य की परिभाषा है। दोस्तों, आप देखिएगा RPF एक्ट में बल सदस्य की परिभाषा कुछ और है और RPUP एक्ट में बल सदस्य की परिभाषा कुछ और है। दोस्तों, यहाँ पे RPUP एक्ट 1966 में बल सदस्य की परिभाषा पूछ रहा है, तो इसका सही उत्तर क्या होगा? RPUP एक्ट में बल सदस्य की परिभाषा, ऑप्शन देखते हैं आरक्षक से सहायक सुरक्षा आयुक्त, कांस्टेबल टू ASC। दूसरा ऑप्शन है आरक्षक से महानिदेशक तक, कांस्टेबल टू DG, आरक्षक से निरीक्षक तक, और लास्ट ऑप्शन है आरक्षक से सब इंस्पेक्टर तक। दोस्तों, इसका सही उत्तर हो जाएगा कांस्टेबल टू AC, बिल्कुल नहीं। कांस्टेबल टू DG, क्या ये सही है? नहीं, कांस्टेबल टू DG यह RPF एक्ट में है कि बल सदस्य की परिभाषा जो RPF एक्ट में दिया गया है उसमें कांस्टेबल टू DG बल सदस्य माने गए हैं, लेकिन RPUP एक्ट में कांस्टेबल टू इंस्पेक्टर यानी कि ऑप्शन 3 आरक्षक से निरीक्षक तक, कांस्टेबल टू इंस्पेक्टर बल सदस्य माने जाते हैं। चलते हैं अगले प्रश्न पे। प्रश्न संख्या 7। RPF एक्ट 1957 की धारा 8, यहाँ सब सेक्शन 1 है, में क्या उल्लेखित है? तो दोस्तों, ऑप्शन देखते हैं। व्हाट इज, इंग्लिश में भी रिपीट कर देते हैं, व्हाट इज मेंशन्ड इन सेक्शन 8 सब क्लास 1 ऑफ RPF एक्ट 1957। ऑप्शन देखते हैं। बल का अधीक्षण केंद्र सरकार के हाथ में निहित होगा। सुप्रिटेंडेंट्स ऑफ द फोर्स विल बी वेस्टेड इन द सेंट्रल गवर्नमेंट। ऑप्शन 2 बल सदस्यों के कर्तव्य, ड्यूटीज ऑफ फोर्स मेंबर। ऑप्शन 3 उप महानिरीक्षक महाप्रबंधक के साधारण पर्यवेक्षण में कार्य करेंगे। द डिप्टी इंस्पेक्टर जनरल विल वर्क अंडर द जनरल सुपरविजन ऑफ द जनरल मैनेजर। ऑप्शन 4 संघ बनाने के अधिकार की बाबत, विद रिस्पेक्ट टू द राइट टू फॉर्म ए यूनियन। दोस्तों, यहाँ सेक्शन 8 के सब क्लास 1 में दे रहा है, तो इसका सही उत्तर होगा बल का अधीक्षण केंद्र सरकार के हाथ में निहित होगा। ऑप्शन 1 सही हो जाएगा। चलते हैं अगले प्रश्न पे। 8वां प्रश्न है दोस्तों, ये स्टैंडिंग ऑर्डर से क्वेश्चंस है। अस्थायी आदेश संख्या 20 में उल्लेखित है, मेंशन्ड इन स्टैंडिंग ऑर्डर नंबर 20,
ऑप्शन है ऑप्शन 1 बल सदस्यों के स्थानांतरण संबंधित निर्देश, इंस्ट्रक्शन रिलेटेड टू ट्रांसफ़र ऑफ फोर्स मेंबर्स। दूसरा ऑप्शन है प्रशिक्षण मैनुअल, ट्रेनिंग मैनुअल। तीसरा ऑप्शन है आरपीएफ का लक्ष्य एवं उद्देश्य, मिशन स्टेटमेंट्स एंड ऑब्जेक्ट्स ऑफ आरपीएफ। और चौथा है नॉन, यानी कोई नहीं, इसमें से कोई नहीं। देखते हैं दोस्तों बीच में क्या उल्लेखित है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये हमसे रिलेटेड है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, इसको समझिएगा, ये अति महत्वपूर्ण क्वेश्चन है दोस्तों। इसका सही उत्तर होगा आरपीएफ का लक्ष्य एवं उद्देश्य, मिशन स्टेटमेंट्स एंड ऑब्जेक्ट्स ऑफ आरपीएफ। दोस्तों तीसरा ऑप्शन सही होगा। चलते हैं दोस्तों अगले प्रश्न पे। दोस्तों यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और सब्सक्राइब बटन के बगल में एक घंटी का बटन होगा, उसे ज़रूर दबाएं। घंटी के बटन को दबाने से आपको ये बेनिफिट होगा कि जो भी वीडियो हम अपलोड करेंगे आपको वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले मिलेगा। दोस्तों आप अपने दोस्तों को शेयर भी करिए और हमारे चैनल के नीचे, हमारे वीडियो के नीचे एक लाइक का बटन होगा, उसे भी लाइक करें। चलते हैं अगले प्रश्न पे। मानवाधिकार अधिनियम 1993 में धारा 12 में क्या दिया गया है? व्हाट इज़ गिवन इन सेक्शन 12 ऑफ द ह्यूमन राइट्स एक्ट 1993? पहला ऑप्शन है जांच से संबंधित शक्तियाँ। दोस्तों ऑप्शन 1 में देखिए, जांच से संबंधित शक्तियाँ मानवाधिकार अधिनियम की किस धारा में है? जांच से संबंधित शक्तियाँ ये धारा 13 में दिया गया, जबकि यहाँ 12 पूछ रहा है, ये 13 में है। अन्वेषण करने की शक्तियाँ किस में हैं? ये 14 में है दोस्तों, चूँकि यहाँ 12 पूछ रहा है। और तीसरा ऑप्शन है आयोग के कर्तव्य। दोस्तों यही सही होगा, 12, धारा 12 में आयोग के कर्तव्य के बारे में बताया गया है, तो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन 3। चलते हैं दोस्तों अंतिम प्रश्न पे। आरपीएफ नियम 17.4 में है, द आरपीएफ रूल इज इन 17.4। ऑप्शन 1 स्थैतिक विंग, दूसरा चलता फिरता विंग, मोबाइल विंग, और तीसरा स्टोर विंग, और चौथा लास्ट ऑप्शन है अपराध विंग, क्राइम विंग। दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा अपराध विंग, क्राइम विंग। दोस्तों ये वीडियो का लास्ट प्रश्न था। आप सभी दोस्तों को हमारी तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो। मिलेंगे नेक्स्ट 21 पार्ट्स पे, तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों।